इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे रवि की कहानी से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, रवि हर सुबह उठता है और अपने कमरे को देखता है। कुर्सियों पर बिना धुले कपड़ों का ढेर है, टेबल पर पुरानी रसीदें और कॉफी के कप पड़े हैं, और दराज के ऊपर टूटे हुए ईयरफोन्स और पुराने चार्जर्स का एक अजीब सा गुच्छा है। बाहर से देखने पर हम सब कहेंगे कि कमरा बहुत बिखरा हुआ है और सफाई की जरूरत है। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई सिर्फ बिखरा हुआ सामान है? ओके, चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। ये सवाल बहुत ही कमाल का है। क्या ये चीजें सिर्फ निर्जीव वस्तुएं हैं या फिर असल में ये हमारे अधूरे वादे और बिना लिए गए फैसले हैं? जरा सोचिए, कमरे में पड़ी हर वो चीज जिसे अपनी सही जगह नहीं मिली है ना, वो दरअसल एक डिसीजन है जिसे हमने बस टाल दिया है। हमें समझ नहीं आता कि इन चीजों का क्या करें, कहाँ रखें या फेंक दें, और इसी कंफ्यूजन में हम उस फैसले को बाद के लिए पेंडिंग छोड़ देते हैं। इसे एक बहुत ही शानदार टेक उदाहरण से समझते हैं। एक बिखरे हुए कमरे को आप अपने स्मार्टफोन में चल रहे बैकग्राउंड ऐप्स की तरह देख सकते हैं। जिस तरह फोन में खोले हुए दर्जनों ऐप्स, भले ही आप उन्हें यूज ना कर रहे हों, चुपचाप आपकी बैटरी और रैम चूसते रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये बिखरी हुई चीजें हमारी मेंटल एनर्जी को चूसती हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस में एक तरह का ओपन लूप या अधूरा काम छोड़ देती हैं, जो हमें बिना एहसास हुए ही अंदर से थका देता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, बिना लिए गए फैसलों का बोझ। दूसरा, रोजमर्रा के माइक्रो फ्रिक्शंस को कम करना। तीसरा, बहुत सारे विकल्पों का जाल। चौथा, रिलेशनशिप क्लटर या रिश्तों की अव्यवस्था। और आखिर में, हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को कैसे बदलता है। हम एक बिखरे हुए कमरे से लेकर पूरी लाइफ को ऑप्टिमाइज करने तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, बिना लिए गए फैसलों का बोझ। यहां सबसे पहले यह समझना होगा कि एक बिखरी हुई जगह सिर्फ देखने में खराब नहीं लगती, बल्कि ये असल में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बोझ है। देखिए, क्लटर यानी अव्यवस्था, ये सिर्फ कोई फिजिकल कचरा नहीं है, ये बिना लिए गए फैसलों का एक मेंटल लोड है। रिसर्च बताती है कि हर एक अनसुलझी चीज हमारे दिमाग को रोजाना लगभग 500 एक्स्ट्रा थॉट्स प्रोसेस करने पर मजबूर करती है। जब भी आपकी नजर उस पुराने बिल या बिना पढ़ी हुई किताब पर पड़ती है, आपका दिमाग उसे प्रोसेस करता है। यही वजह है कि बिना कोई फिजिकल मेहनत किए भी अक्सर शाम तक हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से हमारे घर धीरे धीरे हमारे अतीत के वर्जन्स का एक म्यूजियम बन जाते हैं। वो पुराने जिम शूज जो हमें याद दिलाते हैं कि हम फिटनेस गोल पूरे नहीं कर पाए, वो पुरानी आर्ट सप्लाईज जो हमारे छोड़े हुए शौक की याद दिलाती हैं, एक 3 साल पुरानी डायरी, या फिर वो अनगिनत चीजें जिन्हें हम सिर्फ इस गिल्ट में रखे लेते हैं कि शायद कभी तो काम आ ही जाएगा। सच तो ये है कि ये चीजें हमारी जगह, हमारा समय और हमारी मानसिक शांति तीनों की बहुत भारी कीमत वसूल रही हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। डेली माइक्रो फ्रिक्शंस, यानी रोजमर्रा की छोटी छोटी रुकावटों को कम करना। लाइफ को सिंपल बनाने का असल मतलब क्या है? इसे लेकर कुछ बहुत ही आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। अब सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इंस्टाग्राम पर जो मिनिमलिज्म का एस्थेटिक ट्रेंड दिखता है ना, और जो इसकी असलियत है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मिनिमलिज्म का मतलब किसी एक खाली सफेद कमरे में सिर्फ एक कुर्सी रखकर बैठना नहीं है। इसका असली पर्पस है एक ऐसी लाइफ डिजाइन करना जो फ्रिक्शनलेस हो। इसका फोकस चीजों को छोड़ने या खुद को वंचित रखने पर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के कॉग्निटिव लोड को कम करने पर है। चीजों को लेकर फैसला कैसे लें, इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। किसी भी चीज को देखकर सिर्फ 2 सवाल पूछिए। पहला, क्या पिछले 1 साल में इसका इस्तेमाल हुआ है? और दूसरा, क्या ये मेरी आज की लाइफ को सच में बेहतर बनाता है? अगर दोनों का जवाब ना है तो समझ लीजिए वो चीज सिर्फ मेंटल कचरा है। हम अक्सर उस पल के आराम के लिए फैसले टाल देते हैं, लेकिन बाद में यही चीजें हमारे लिए स्ट्रेस बन जाती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक शख्स ने तय किया कि वो रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए चीजें सॉर्ट आउट करेगा। पहले दिन उसने सिर्फ एक शेल्फ साफ की, दूसरे दिन दराज से पुराने केबल्स फेंके, तीसरे दिन फोन से वो ऐप्स डिलीट किए जो किसी काम के नहीं थे। और पता है, सिर्फ 1 महीने बाद उसका दिमाग एकदम हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा था। ये छोटा सा काम हमारी लाइफ में होने वाले उस स्लो एनर्जी लीक को पूरी तरह बंद कर देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अतिरिक्त विकल्पों का जाल। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे बहुत सारे ऑप्शंस होना हमारे लिए फ्रीडम नहीं, बल्कि मेंटल पैरालिसिस बन जाता है। 60 शर्ट्स या 25 जोड़ी जूते होना सुनने में लगता है कि कितनी फ्रीडम है,
लेकिन असल में ये डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान का सबसे बड़ा कारण है। इतनी सारी चीजें अपने साथ मेंटेनेंस और रोज रोज डिसीजन लेने की छिपी हुई जिम्मेदारी लाती हैं जो हमें थका देती हैं। इसके बजाय अगर हमारे पास लिमिटेड लेकिन हमारी फेवरेट चीजें हों तो हम तुरंत फैसला ले पाते हैं और लाइफ कहीं ज्यादा इंटेंशनल हो जाती है। ऑप्शन ओवरलोड के लक्षण हम सबने महसूस किए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने बैठो और आधे घंटे तक सिर्फ स्क्रॉल करते रहो। ये ऑप्शन एंग्जाइटी को बढ़ाता है और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को कम कर देता है। मन में हमेशा यह डर लगा रहता है कि शायद कोई और बेहतर चॉइस थी जो मैंने मिस कर दी। दोस्तों, ये आजादी नहीं है, ये ओवरथिंकिंग का एक जाल है। और ये समस्या सिर्फ हमारी अलमारियों तक सीमित नहीं है। जरा इन नंबर्स को देखिए। फोन में 18,000 फोटोज और इनबॉक्स में 67 अनरीड ईमेल्स। डिजिटल क्लटर एक साइलेंट किलर की तरह है। ये अनरीड मैसेजेस और फालतू की फाइल्स हमारे वो अनमेक डिसीजंस हैं जो स्क्रीन ऑन करते ही हमारा अटेंशन खींचने लगते हैं। चलिए अब भाग 4 पर नजर डालते हैं, रिलेशनशिप क्लटर। ये इस पूरे विश्लेषण का इमोशनल कोर है। हम मानवीय संबंधों और डिजिटल सोशल ऑब्लिगेशंस के अदृश्य बोझ के बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप क्लटर भी हमारे दिमाग के बैकग्राउंड ऐप्स की तरह ही हैं। ऐसे रिश्ते जो असल में खत्म हो चुके हैं लेकिन सोशल मीडिया के कारण जबरदस्ती जिंदा है। कुछ ऐसी दोस्ती जो हम सिर्फ पुरानी आदत या गिल्ट के वजह से ढो रहे हैं, और अनरीड चैट्स जो हमारे दिमाग में इनविजिबल टैब्स खोल देती हैं। ये सब मिलकर हमारी मेंटल रैम को बिना रोके इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि अपनी बाउंड्रीज तय करना कोई सेल्फिश काम नहीं है, ये आपकी मेंटल हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। हमारी इमोशनल कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए जो रिश्ते सिर्फ एक बोझ बन गए हैं उन्हें पीछे छोड़ना हार्श नहीं है, बल्कि खुद को स्वस्थ रखने का एक बेहद जरूरी तरीका है। और अंत में हम अपने 5वें भाग पर आ गए हैं। वातावरण किस तरह हमारे व्यवहार को आकार देता है। जो जगह हम अपने आसपास बनाते हैं वो चुपचाप हमारे रोज के एक्शंस को प्रोग्राम कर रही होती है। इसे होटल रूम इफेक्ट से समझिए। जब आप किसी शांत लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती है, फोकस बढ़ जाता है ना? उसी तरह किसी साफ सुथरे मिनिमलिस्ट होटल के कमरे में आपको एक अजीब सी शांति और प्रोडक्टिविटी महसूस होती है। दूसरी तरफ अगर आपकी डेस्क पर 20 अलग अलग चीजें बिखरी पड़ी हैं तो वो आपके अटेंशन को तोड़ती हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत को जन्म देती हैं। सच कहूं तो एक साफ और ऑर्गेनाइज्ड जगह होना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ टूल है। जो विजुअल शोर होता है ना, वो हमारे दिमाग से बहुत भारी प्रोसेसिंग करवाता है, लेकिन जब सरफेस साफ होती है, जब चीजें इंटेंशनल होती हैं, तो हमें मेंटल ब्रीथिंग स्पेस मिलता है। जब हमारे दिमाग को फालतू चीजों में नहीं उलझना पड़ता, तब जाकर असली क्रिएटिविटी बाहर आती है। और ये कोट इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समराइज करता है। चीज़ों को सिंपल करना कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन है। जब आप फालतू की चीज़ें हटाते हैं तो आप खुद को किसी चीज़ से वंचित नहीं कर रहे होते, बल्कि जो सच में इंपॉर्टेंट है उसे उभर कर सामने आने का मौका दे रहे होते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। कल जब आप अपनी कोई शेल्फ साफ करेंगे तो क्या आपका गोल सिर्फ उस कमरे में थोड़ी जगह बनाना होगा, या फिर अपने दिमाग में जगह बनाना? आपके आसपास का माहौल और आपकी अंदरूनी शांति एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।